बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस में काशिफ अशरफ। आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पास्ट पेपर में से ईयर 2015 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यानी पास्ट पेपर या जिसे हम 5 ईयर भी कहते हैं, 10 ईयर भी कहते हैं, उसमें से हम ईयर 2015 सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली 5 ईयर आपके पास हो या पास पेपर आपके पास मौजूद हो, तो जब हम क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कर रहे होंगे तो ज़्यादा हमें बेहतर तरीके से बात समझ में आ सकेगी। ठीक है जी। तो देखते हैं ईयर 2015 का क्वेश्चन है हमारे पास। ईयर 2015 सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहा जा रहा है और क्लोजिंग इन प्रोसेस कहा जा रहा है। कह रहा है आपके पास गिवन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ मुस्तफ़ा ट्रेडर्स ऑन मार्च 31, 2015 बिफोर एडजस्टमेंट आर एज फॉलोज। डेबिट बैलेंस दिए हैं उसमें कैश, मर्चेंडाइज, आपके पास इक्विपमेंट, सो ऑन। इसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस में सेल्स, परचेज रिटर्न और आपके पास मुस्तफ़ा कैपिटल, सो ऑन, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ। ये बात हम बार बार रिपीट करते हैं, अब फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल में हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। नंबर 1 हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, यानी वो डेटा जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है। सेकंड इन्फॉर्मेशन जो हमें दी जाती है वो कहलाता है डेटा फॉर एडजस्टमेंट, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो अब तक रिकॉर्ड ना हुई हो या वो इन्फॉर्मेशन जो मज़ीद जिसमें अमिटमेंट या आप प्लस या माइनस करके वैल्यू उसको लिखते हो। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट का मतलब अनरिकॉर्डेड थिंग्स भी होता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस रिकॉर्डेड है बेटा, और डेटा फॉर जो एडजस्टमेंट हमें दिया होता है वो अनरिकॉर्डेड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को, इनकम स्टेटमेंट के सवाल को। तो हमारे पास सबसे पहले जब हम इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं तो जनाब हमारे पास फॉर्मेट क्या होगा इनकम स्टेटमेंट को बनाने का। सबसे पहले जिस कंपनी का हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, सबसे पहले हम उस कंपनी का नाम लिखते हैं, उस बिज़नेस का नाम लिखते हैं। तो हमारे बिज़नेस का क्या नाम था जनाब? हमारे बिज़नेस का नाम था मुस्तफ़ा ट्रेडर्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने बिज़नेस का नाम लिख दिया जी, मुस्तफ़ा ट्रेडर्स। सेकंड लाइन में जो रिपोर्ट या जो स्टेटमेंट आप बना रहे होते हैं उसको शो करते हैं जी। क्या बनाने जा रहे हैं बेटा हम? इनकम स्टेटमेंट। तो हम इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं। थर्ड लाइन में जिस पीरियड के लिए बना रहे हो उस पीरियड को मेंशन किया जाता है। अब फॉर द पीरियड एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड हम लिखते हैं। तो थर्ड लाइन में हमने लिखा फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 31, 2015। बेटा इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त हम क्या करते हैं, 2 अकाउंट्स को लेते हैं। कौन कौन से अकाउंट? इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज़ आते हैं बेटा, और रेवेन्यूज़ के साथ हमारे एक्सपेंस अकाउंट्स आते हैं। यानी जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ 2 ही अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, नंबर 1 रेवेन्यूज़ और नंबर 2 एक्सपेंसेस। अब इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू को लेते हैं जनाब। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो सेल्स रेवेन्यू, तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन में सेल्स रेवेन्यू को लेंगे। सेल्स भी कहा जाता है और इसे सेल्स रेवेन्यू भी कहा जाता है। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है सेल्स कितने का जनाब? 7,50,000 का। ये बात हमें मालूम है, फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। सेल्स में से 2 चीज़ों को माइनस करके रखा जाता है। किस किस चीज़ को? सेल्स रिटर्न को और सेल डिस्काउंट को। अगर सेल के साथ सेल रिटर्न या डिस्काउंट है तो अपनी सेल में से पहले सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट को क्या कर लेते हैं बेटा, हम माइनस कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न मौजूद है हमारे पास। तो डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस लिखा हुआ है 5,000 रुपीज़ का। तो हम क्या करेंगे, सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करेंगे पहले बेटा। सेल माइनस क्या लिख दें जी यहाँ पर, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। और हमारे पास सेल्स रेवेन्यू जो दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 7,50,000। इसे पहले फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा। सेल में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न को, और क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस हमें दिया हुआ कितने का? 5,000 का। तो सेल में से जनाब हम माइनस कर लेते हैं किस चीज़ को? अपनी सेल्स रिटर्न को। अकाउंटिंग में जब किसी वैल्यू को माइनस करते हैं इसके साथ ब्रैकेट यूज़ होता है। तो सेल में से 2 चीज़ें माइनस होती हैं, एक सेल्स रिटर्न माइनस होता है जनाब और एक सेल डिस्काउंट। अगर दोनों दिया है तो दोनों माइनस कर दीजिएगा। सेल रिटर्न या डिस्काउंट में से कोई एक चीज़ दी हुई है तो आप उसे ही माइनस कीजिएगा। तो सेल में से सेल रिटर्न को हमने माइनस किया तो नेट सेल आ जाएगा 7,45,000 का, और इसे हम क्या करेंगे, फाइनल कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम अपनी सेल में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स हमने बेच दी उस पर आने वाली लागत। अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है जनाब, तो हमने क्या करना है, सेल में से डायरेक्टली अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें। अगर गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन ना हो तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेस सेल में से माइनस कर देते हैं किस चीज़ को जनाब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली कैलकुलेट करके दी हुई डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। अदरवाइज हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करेंगे, देन अपनी सेल में से माइनस करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लेस करेंगे किस में से, सेल में से। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने का प्रॉपर एक फॉर्मेट है, किस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री को लेते हैं जनाब। मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, नंबर 1 ओपनिंग इन्वेंट्री और नंबर 2 एंडिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादातर हमें ट्रायल बैलेंस में मिलता है और एंडिंग इन्वेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। अभी हमें मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए तो हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अप्रैल 1 लिखा हुआ है 80,000, तो मर्चेंडाइज की हम क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 ले लेंगे। मर्चेंडाइज ओपनिंग में प्लस किया जाता है जनाब, किस चीज़ को प्लस किया जाता है, परचेजेस को प्लस किया जाता है। तो मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री में हम ऐड करते हैं किस चीज़ को, परचेज को। लेकिन परचेज को ऐड करने से पहले अगर परचेज के साथ कोई रिटर्न या डिस्काउंट हो तो पहले अपनी परचेज में से उस रिटर्न और डिस्काउंट को, यानी परचेज रिटर्न्स को और परचेज डिस्काउंट को क्या कर लीजिएगा, माइनस, फिर ऐड कर दीजिएगा। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन भी हो तो पहले परचेज रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस कीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन को ऐड कीजिएगा, जो आंसर आए उसे मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री में प्लस कीजिएगा। ठीक है, इस बात को हम बार बार रिपीट भी करते हुए हैं ईयर 2019 में, 18 में, 17 में, तो आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी। हम क्या करते हैं, लिखते तो ऐड परचेज हैं, लेकिन अगर परचेज के साथ रिटर्न या डिस्काउंट हो तो पहले रिटर्न और डिस्काउंट को क्या करते हैं, माइनस, फिर परचेज को प्लस करते हैं। और अगर ट्रांसपोर्टेशन भी हो तो पहले परचेज में से हम परचेज रिटर्न को और डिस्काउंट को माइनस कर लेंगे, देन हम उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके हम ऐड करेंगे किस चीज़ में, मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री। देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ हमारे पास। तो डेबिट साइड पे हमारे पास परचेज होता है जनाब, तो परचेज की वैल्यू हमें दी हुई है 5,20,000 और क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कितने का, 5,000 का। उसका मतलब ये हुआ हम सबसे पहले परचेज रखेंगे और परचेज है हमारे पास 5,20,000। अब मैं इसे लाइन से पहले लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे अपनी परचेज में से माइनस करना है किस चीज़ को, परचेज रिटर्न को जनाब। तो परचेज रिटर्न कितने का जी हमारे पास सवाल में, जो परचेज रिटर्न हमें दिया हुआ है, तो परचेज रिटर्न की जो वैल्यू हमें दी हुई है क्रेडिट साइड पे, अल्लाह भला करे, कितनी, 5,000। तो हम क्या करेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या कर दें, माइनस। तो कौन सी परचेज आ जाएगी जनाब, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस किया जाए तो इस परचेज को नेट परचेज कहा जाता है। 5,20,000 में से अगर आप 5,000 को माइनस कर देंगे तो आंसर होगा हमारे पास 5,15,000। फिर अगर सवाल में कोई ट्रांसपोर्टेशन हो, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इन हो, तो हम क्या करते हैं, अपनी परचेज में ट्रांसपोर्टेशन इन को प्लस कर लेते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास सवाल में ट्रांसपोर्टेशन इन मौजूद है, तो यस डेबिट साइड पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कितने का दिया हुआ है जनाब, ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है इन 4,000 का। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन को ऐड कर देंगे, कितना है, 4,000। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा जी, क्या कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल परचेज। और टोटल परचेज आएगा 5,15,000 प्लस 4, तो आपके पास आंसर आएगा 5,19,000। जनाब टोटल परचेज में हम क्या करते हैं, हमने लिखा तो ऐड परचेज होता है, लेकिन परचेज के साथ कोई रिटर्न और डिस्काउंट हो तो माइनस कर लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो तो ऐड कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा इस आंसर को प्लस कीजिएगा मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री में। मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री को जब प्लस कर दिया जाता है किस में जी, टोटल परचेज में या परचेज में या नेट परचेज में,
तो हम क्या करते हैं, मर्चेंडाइज ओपनिंग प्लस परचेज को प्लस करते हैं, तो आपके पास आता है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स कितना आएगा, 80,000 प्लस 5,19,000। तो 80,000 5,19,000 ये हो जाएगा जनाब हमारे पास कितना, 5,99,000। अब हमने क्या करना है, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल जो हमारे पास आएगा, याद रखिएगा मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल इज द सम ऑफ टू थिंग्स, मर्चेंडाइज ओपनिंग एंड परचेजेस। अब हम क्या करेंगे, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस कर देते हैं जनाब, किस चीज़ को माइनस कर दें जी, मर्चेंडाइज की कौन सी इन्वेंट्री को, एंडिंग इन्वेंट्री को। और मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें मिलती है, और मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कितना, 1 लाख लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस कर देंगे किस चीज़ को, मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री को। तो हमारे पास आंसर जो आएगा इसे क्या कहा जाएगा जनाब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और हमने क्या लिखा, हम सेल में से यानी नेट सेल में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो पहले हमने प्रॉपर तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट कर लिया, यानी 5,99,000 में से 1,000 को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 4,99,000। अब हमने क्या करना है, अपनी सेल में से माइनस करना होता है जनाब, किस चीज़ को माइनस करना है, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे, यानी 7,45,000 में से आप 4,99,000 को क्या कर दें, माइनस। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा क्या जी, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2,46,000, यानी 7,45,000 में से 4,99,000 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2,46,000। अब हमने क्या करना है, लेस करना है किस चीज़ को, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस कर लेंगे अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। और बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ट्रिक क्या होती है देखने की मैंने लास्ट क्लास में ही बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कहाँ से देखना शुरू करना है जनाब, अपने ट्रायल बैलेंस से देखते हुए आएंगे 1 बाय 1, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में आना है। तो ट्रायल बैलेंस में पहला अकाउंट कैश, हम सबको मालूम है बैलेंस शीट अकाउंट होता है, एसेट है। मर्चेंडाइज ओपनिंग रिकॉर्ड हो चुका है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है जी हमारे पास, परचेजेस रिकॉर्ड हो चुका है। पहला एक्सपेंस लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस। अब तवज्जो से सुननी मेरी बात आपने, और यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक करता है। आपने लिखना है जी क्या चीज़, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला एक्सपेंस लिखना है क्या चीज़, ये सैलरीज एक्सपेंस। फिर जनाब आपने देख लेना है कि सैलरीज एक्सपेंस जो ट्रायल बैलेंस में है वो कितने का रिकॉर्ड हुआ है। तो सैलरीज एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में हमारे पास रिकॉर्ड हुआ 55,000 का। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोगों ने, अगर सैलरीज एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में 55,000 है, इसका रिलेटेड अकाउंट यानी कोई एक्रूड सैलरीज, अब एक्रूड सैलरीज के 4-5 नाम होते हैं, एक्रूड सैलरीज, सैलरीज पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, ये सब एक्रूड एक्सपेंस कहलाते हैं। अगर सवाल में ट्रायल बैलेंस में आपके पास एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हो, यानी यहाँ पर कौन सा एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अगर कोई उसी का रिलेटेड एक्रूड रेंट दिया हो, यानी एक्रूड रेंट दिया हो आपको, रेंट पेएबल दिया हो, तो हमने क्या सीखा था, हम अपने एक्सपेंस में क्या करते हैं, एक्रूड एक्सपेंस को प्लस करते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस हमारे पास है वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अगर कोई एक्रूड एक्सपेंस होगा तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंस में एक्रूड एक्सपेंस को क्या करेंगे जनाब, प्लस करेंगे। यानी एक्रूड सैलरीज ही होना चाहिए वो हमारे पास, एक्रूड एक्सपेंस होगा तो प्लस कर देंगे, अगर प्रीपेड होगा तो माइनस करेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होती है जी, अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में टोटल एक्सपेंस बता दिए जाएं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उस टोटल अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले लेते हैं। अब देखते हैं सवाल में क्या, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कितने के, आपके पास जो सैलरीज एक्सपेंस है 55,000 के। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सैलरीज पेएबल, तो अगर सैलरीज पेएबल लिखा है इसका मतलब है एक्रूड एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेंस में एक्रूड एक्सपेंस को प्लस करेंगे, और एक्रूड एक्सपेंस यानी सैलरीज पेएबल
डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 5000, तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना आ गया 55 और 5, यानी 55 पहले से रिकॉर्डेड है, 5000 मजीद और अदा करना, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया जी 60000। ठीक है जी, तो हमारा ये पहला एक्सपेंस हो गया। सेकंड एक्सपेंस देखते हैं जी, अब हमारे पास सैलरी एक्सपेंस के बाद ऑफिस सप्लाइज लिखा हुआ है, प्रीपेड्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स रिटर्न है, उसके बाद फर्नीचर, ड्राइंग, ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड हो चुका है, फिर लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस। तो सेकंड एक्सपेंस हम कौन सा लेंगे जनाब, रेंट एक्सपेंस। अब बेटा वही बात कि हम देख लीजिए, हम देखेंगे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई रेंट एक्सपेंस का एक्रूड रेंट या प्रीपेड रेंट तो नहीं दिया हुआ। अगर एक्रूड रेंट दिया होगा तो मैं अपने एक्सपेंस में प्लस कर दूंगा, और प्रीपेड रेंट दिया होगा तो माइनस कर दूंगा। और तीसरी बात, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अगर टोटल एक्सपेंस लिखा होगा तो मैं डायरेक्टली इस टोटल एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखूंगा। तो हम देखते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास रेंट का, तो हमारे पास रेंट का कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, तो रेंट एक्सपेंस हम डायरेक्टली लिख लेंगे जनाब कितने का 50000 का। पहले ट्रायल बैलेंस के तमाम एक्सपेंसेस को हमने ख़त्म कर लिया। अब हम आ जाएंगे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। पहला एक्सपेंस पहला जो अकाउंट लिखा हुआ मर्चेंडाइज ओपनिंग एंडिंग रिकॉर्ड हो चुका है। सैलरीज पेबल हम ऐड कर चुके हैं। और एक बात और ध्यान में रखना है, एक्रूड एक्सपेंस की दो नेचर होती है, एक्सपेंस भी है और साथ में हमारा पेबल भी है। यानी ये इनकम स्टेटमेंट में भी आएगा 5000 रुपये, और ये बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड होगा किस नाम से, पेबल के नाम से, यानी लायबिलिटी के नाम से। नेक्स्ट देखते जी, हमारे पास एक्रूड कमीशन लिखा हुआ है या कमीशन एक्रूड लिखा हुआ है। अब ऊपर ट्रायल बैलेंस में देख लीजिएगा कमीशन इनकम है या एक्सपेंस है जनाब, तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है कमीशन इनकम। अगर बेटा इनकम लिखा हुआ है, कमीशन इनकम लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्रूड आपके पास कमीशन लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये जो एक्रूड लिखा हुआ है डेटा फॉर एडजस्टमेंट में ये हमारी इनकम है या हमारा एक्सपेंस है। तो हम देखेंगे अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस है, मिसाल के तौर पे ट्रायल बैलेंस में कमीशन एक्सपेंस लिखा होता और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्रूड कमीशन लिखा होता, तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अगर एक्रूड कमीशन लिखा हुआ है तो ये हमारा एक्रूड एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखा हुआ, जैसे ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम लिखा हुआ और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्रूड कमीशन लिखा हुआ, इसका मतलब है ये हमारी कमीशन इनकम है, यानी मज़ीद और वसूल करना है हमने, जिसे हम एक्रूड इनकम भी कहते हैं। और एक्रूड इनकम का मतलब ऑल दोज इनकम विच हैव बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव, वो आमदनी या वो पैसा जो हमने कमा तो लिया है लेकिन उसको अब तक हमने वसूल नहीं किया, उसको क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं। और एक्रूड इनकम की भी दो नेचर होती है बेटा, एक ये हमारी इनकम भी है और एक हमारा ये रिसीवेबल भी है। यानी एक्रूड इनकम इनकम स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होता है और बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड होता है। किस तरीके से देखते हैं हम आगे। अब अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाइज अनयूज्ड। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हम देखते हैं जी ऑफिस सप्लाइज अनयूज लिखा हुआ है। अब ऑफिस सप्लाइज अनयूज डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, तो हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कि हमारे पास ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस या ऑफिस सप्लाइज तो मौजूद नहीं है, तो हमने देखा हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाइज लिखा हुआ है कितने का, 5000 का, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे हैं ऑफिस सप्लाइज अनयूज्ड। अनयूज मीन्स एसेट, यानी ट्रायल बैलेंस में आपके पास एसेट रिकॉर्ड हुआ था 5000 रुपये का। अब 5000 रुपये में से कह रहे हैं, अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे हैं ऑफिस सप्लाइज अनयूज बचा हुआ है कितने का जनाब, 2000 रुपये का। तो उसका मतलब है एक्सपेंस कितना हो गया जी, 3000 रुपये का। 5000 का एसेट था हमारे पास, 5 में से अब जो एसेट बचा है वो 2000 का, तो भाई बाकी 3000 रुपये कहाँ चला गया। तो याद रखिएगा बेटा, दो एसेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है ज़्यादातर ऐसे ही होता है, वो क्या होता है बेटा, हमारे पास एक्सपेंस होता है। अब इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। हमारे पास ऑफिस सप्लाइज थी 5000 रुपये की ट्रायल बैलेंस में, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे हैं ऑफिस सप्लाइज आपके पास क्या जी, अनयूज्ड कितने की, 2000 की। भाई एसेट 5000 का था, अब बचा कितने का, 2000 का, तो भाई बाकी 3000 रुपये कहाँ चला गया, तो ये 3000 रुपये का क्या हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है। अब इसे कैसे ट्रीट करना है बेटा, हमने 5000 रुपये में से हमारा 3000 रुपये कहाँ रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस में, बाकी कितना बचेगा, 2000 रुपये। ये 2000 रुपये एसेट बचेगा और ये रिकॉर्ड कहाँ पर होगा, बैलेंस शीट में।
अभी हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें तो ऑफिस सप्लाईज 5000 का था, अब ऑफिस सप्लाईज बचा 2000 का, तो भाई बाकी कहाँ चला गया, एक्सपेंस हो गया 3000 रुपये का। तो हम इनकम स्टेटमेंट में ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लेंगे, और कितना लेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, भाई 5000 का एसेट था, 5000 में से अब बचा है कितना 2000, तो एक्सपेंस कितना हो गया जनाब हमारे पास 3000 रुपये। आई होप सो दैट ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट जी ऑफिस सप्लाईज के बाद लिखा हुआ इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड का मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब हम देख लेंगे कि ट्रायल बैलेंस में कोई प्रीपेड इंश्योरेंस या इंश्योरेंस एक्सपेंस तो नहीं दिया हुआ, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 12000 रुपये का। बेटा याद रखिएगा प्रीपेड की नेचर क्या होती है, एसिड होती है। 12000 रुपये का प्रीपेड यानी एसिड रिकॉर्ड है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे हैं कि उस 12000 रुपये में से कितना इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया जी, 8000 का इंश्योरेंस एक्सपेंस हो चुका है, यानी 12000 रुपये में से 8000 रुपये खर्चा हो गया। अब एसेट कितने का बच गया, 4000 रुपये का। हम इनकम स्टेटमेंट में एसेट रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस, तो हम इनकम स्टेटमेंट में तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 12000 में से डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे हैं 8000 रुपये एक्सपायर हो गया एक्सपेंस, तो हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया हुआ है इसे इनकम स्टेटमेंट में ले लेंगे, यानी 12000 में से 8000 रुपये एक्सपेंस हो गया। कितना बचा जी, 4000 रुपये। ये 4000 रुपये का क्या बचेगा, एसेट, और ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में। इसे आगे जाके हम स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सपेंस हमारे पास लास्ट एक्सपेंस जो लिखा हुआ है वो है जनाब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास जो दिए हुए हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इक्विपमेंट के ऊपर कितने के जनाब, इक्विपमेंट पे 5000 के, इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं। अब हमने करना क्या, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं इन तमाम का टोटल कर लेना है। जब तमाम एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे तो आपके पास आएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास कितने आ जाएंगे जी, 50, 60,000 और 50, 1,10,000, 1,10,000 और 3, 1,03,000, सॉरी 1,13,000 और 8, 21, और आपके पास अल्लाह भला करे 5,000, तो आंसर आएगा 1,26,000। अब हम क्या करेंगे, अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट है 2,46,000 रुपये का, और हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम हुई है बेटा कितने की, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे 1,26,000 के, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है 2,46,000, और हमारी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,26,000, तो इसका मतलब है हमें प्रॉफिट होगा लॉस, यानी प्रॉफिट होगा जिसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं और इनकम भी कहते हैं। अब मैंने इसको इनकम लिखा, प्रॉपर नहीं लिखा, नेट इनकम या ऑपरेटिंग इनकम। देख लीजिएगा बेटा सवाल में अगर सेल्स के अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो इसे नेट इनकम नहीं लिखते, इसे हम या तो ऑपरेटिंग इनकम लिखते हैं या ऑपरेटिंग लॉस लिखते हैं। तो भाई हमें यहाँ पर इनकम हुई है लॉस, तो हमारे 2,46,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है और 1,26,000 की हमारे एक्सपेंसेस हैं। इसका मतलब है प्रॉफिट ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है, तो इनकम होगी। और इस इनकम को नेट इनकम नहीं बल्कि कौन सी इनकम लिखेंगे जनाब, हम ऑपरेटिंग इनकम। और 2,46,000 यानी 246 में से 126 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 1,20,000। और इस इनकम को नेट इनकम नहीं, मैं कौन सी इनकम कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग इनकम। क्यों बेटा, हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम और मौजूद है। फिर हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं ऐड अदर सोर्स ऑफ इनकम। अब अदर सोर्स ऑफ इनकम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कमीशन लिखा हुआ है इनकम कितने का, 4,000 का। ठीक है जी, कमीशन इनकम ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 4,000 का। तो सबसे पहले हम अपनी कमीशन इनकम को लिख लें जी, कमीशन इनकम 4,000। अब बेटा हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखेंगे कमीशन इनकम से रिलेटेड कोई अर्नड कमीशन या एक्रूड कमीशन तो नहीं लिखा हुआ बेटा। अगर इनकम के साथ डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई एक्रूड इनकम दी हुई हो तो हम क्या करेंगे, अपने इनकम में उस एक्रूड इनकम को प्लस करेंगे। और बेटा अगर इनकम के साथ ट्रायल बैलेंस में इनकम है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको अर्नड इनकम दी हुई है तो आप क्या करेंगे, उस इनकम में से अर्नड को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो हमारे पास सवाल में डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कमीशन रिसीवेबल या एक्रूड कमीशन लिखा हुआ है
और एक्रूड कमीशन का मतलब है हमारी एक्रूड इनकम है, यानी मज़ीद हमने 5,000 रुपये और कमाए, तो भाई 4,000 तो पहले से रिकॉर्डेड है, 1,000 और रिकॉर्ड कर लो, तो हमारी कमीशन इनकम कितनी हो गई भाई 5,000 की। और एक बात और याद रखना, ये 1,000 का कमीशन रिसीवेबल भी है और ये हमारी इनकम भी है, यानी एक्रूड इनकम की दो नेचर हैं, एक हमारी इनकम और दूसरा हमारा रिसीवेबल, यानी ये इनकम स्टेटमेंट में भी आया है और कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा 1,000 बैलेंस शीट में भी। चलिए जी अब देखते हैं नेट इनकम है, आपके पास आंसर कितना आ रहा है। तो ऑपरेटिंग इनकम है 1,20,000 की और अदर सोर्स ऑफ इनकम में कमीशन इनकम है 5,000। 120 में 5,000 को प्लस करें तो आपके पास कौन सी इनकम आएगी बेटा, नेट इनकम, और आप नेट इनकम लिखेंगे कितनी 1,25,000 की, और इसे यहाँ पे क्लोज करके फुटिंग करेंगे। आई होप सो दैट कि आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब हम सीखने जा रहे हैं किस चीज़ को बेटा, इनकम स्टेटमेंट के बाद अब हम बनाएंगे किस चीज़ को बेटा, अपनी बैलेंस शीट को। अच्छा जी, अब हम जब बैलेंस शीट को बनाते हैं बेटा, तो बैलेंस शीट को बनाने का प्रॉपर फॉर्मेट है, हमारे पास टोटल 5 हेड ऑफ द अकाउंट्स हैं, 2 हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, और जो 3 अकाउंट्स हैं एसेट, लायबिलिटी और क्या चीज़, ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल, इससे रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पर जनाब, अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। बेटा बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले जिस बिज़नेस के लिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस बिज़नेस का नाम लिखेंगे, तो मुस्तफ़ा ट्रेडर्स लिखेंगे फर्स्ट लाइन में। क्या बनाने जा रहे हैं जी हम इसकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट लिखेंगे, और थर्ड लाइन में हम क्या लिखते हैं जनाब, एज ऑन मार्च 31, 2015। बैलेंस शीट में हम स्टेटमेंट एज ऑन यूज़ करते हैं। बेटा बैलेंस शीट की 2 साइड्स हैं, नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड और नंबर 2 राइट हैंड साइड, और बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहा जाता है जनाब, एसेट्स, और राइट हैंड साइड को क्या कहा जाता है, इक्विटीज़। और इन दोनों के साथ यानी एसेट के साथ भी एक कॉलम अमाउंट का बनता है और इक्विटीज़ के साथ भी एक कॉलम किसका बनता है, अमाउंट्स का बनता है। बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स को लेना होता है, और एसेट्स हम जानते हैं कि देयर आर द 2 टाइप ऑफ एसेट। नंबर 1 इज़ करंट एसेट, यानी वो एसेट जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर हो, उन एसेट्स को कौन से एसेट्स कहा जाता है, करंट एसेट। कैश, बैंक, रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, ये सब हमारे कौन से एसेट्स कहलाते हैं, करंट एसेट्स। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में करंट एसेट कौन कौन से, तो पहला करंट एसेट लिखा जाता है कैश। मौजूद है, यस, तो कैश हमारे क्वेश्चन में मौजूद है, और कैश हमारे क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज़ गिवन है जी। उसके बाद हम देखते हैं बैंक मौजूद है, अगर बैंक होता तो हम बैंक को लिखते सेकंड। उसके बाद देखते हैं कोई अकाउंट रिसीवेबल है, तो हमारे पास यस अकाउंट रिसीवेबल भी मौजूद है। और हम क्या करते हैं जनाब, अगर रिसीवेबल के साथ अलाउंस फॉर बैड डेब्ट होता ट्रायल बैलेंस में या डेटा फॉर एडजस्टमेंट में या दोनों में, तो हम क्या करते हैं, रिसीवेबल में से पहले माइनस करते हैं किसको, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट को, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं। तो अभी हमारे सवाल में कोई अलाउंस फॉर बैड डेब्ट मौजूद नहीं है, तो हम क्या करें, रिसीवेबल के अमाउंट को डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं कहाँ पर, अपने एसेट साइड पे। तो रिसीवेबल है हमारे पास कितने का जनाब, 2 लाख का। अब हमने क्या करना है, रिसीवेबल के बाद देखते हैं कोई नोट रिसीवेबल, कोई बिल्स रिसीवेबल हैं क्या। अगर नोट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हो तो उनको रखा जाता है, सवाल में ऐसा मौजूद नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद हम देखते हैं जी कोई मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज हैं, और मर्चेंडाइज की जो इन्वेंट्री है बैलेंस शीट में, ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में आती है। तो आपके पास मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री आपको कहाँ मिलती है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, और इसका अमाउंट है जनाब हमारे पास कितने लाख, जो 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ हमारे पास मर्चेंडाइज एंडिंग। मर्चेंडाइज एंडिंग के बाद हम सवाल में देखते हैं कोई प्रीपेड है हमारे पास, कोई प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, किसी भी किस्म का कोई प्रीपेड एक्सपेंस मौजूद है। तो हमने देखा था ट्रायल बैलेंस में हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस था 12,000 रुपये का, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास टोटल प्रीपेड है 12,000 रुपये का, और प्रीपेड की नेचर बेटा एसेट होती है। अब प्रीपेड था हमारे पास कितने हज़ार का जी, प्रीपेड था हमारे पास 12,000 का। उस प्रीपेड में से इंश्योरेंस एक्सपेंस हो चुका है, यानी 12,000 के प्रीपेड में से 8,000 रुपये खर्च हो चुका है। अब बैलेंस शीट में मैं कितना लिखूँ भाई, 12,000 में से 8,000 तो खर्च हो गया। अब एसेट कितने का बच गया, तो मैं कैसे लिखूँगा जी, एसेट हमारे पास कितने का एसेट था, 12,000 का, 12 में से 8,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया।
अब एसेट कितने का बचा जी? अब एसेट हमारे पास जो बचा है वो है हमारे पास कितने का? 4000। तो प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट में 4000 के आएंगे। 12,000 थे, 8,000 एक्सपायर्ड होगा, इनकम स्टेटमेंट में आ गए। 4,000 जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर देख लीजिएगा कोई और चीज़ तो कम आपके पास प्रीपेड नहीं है, यानी प्रीपेड रेंट के अलावा कोई प्रीपेड इंश्योरेंस तो मौजूद नहीं है। आई थिंक प्रीपेड इंश्योरेंस तो सॉरी हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस, तो यहाँ पर हमारे पास प्रीपेड रेंट नहीं, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा। ठीक है जी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 12,000 रुपये का था, 8,000 का एक्सपेंस हो गया। अब कितने का बच गया बैलेंस शीट में जी? 4,000। प्रीपेड के बाद हम देखते हैं कोई ऑफिस सप्लाईज तो मौजूद नहीं है हमारे पास। तो यस, हमारे पास ऑफिस सप्लाईज मौजूद था सवाल में, और ऑफिस सप्लाईज ट्रायल बैलेंस में भी था और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी था कुछ। ऑफिस सप्लाईज बताया गया ट्रायल बैलेंस में 5,000 का, और ऑफिस सप्लाईज डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बताया गया अनयूज 2,000 का, यानी 5,000 का एसेट था। अब बचा कितने का? 2,000 का। तो जो 5,000 का एसेट था अब 2,000 का बच गया, तो 3,000 रुपये तो एक्सपेंस हो चुका है, वो हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं जी। किस नाम से जी? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से। तो हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितने का था हमारे पास जनाब? कहाँ गया जी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस? मैंने उसको ऑफिस एक्सपेंस लिख दिया, सॉरी। तो ऑफिस एक्सपेंस नहीं है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है यहाँ पर। तो हमारे पास कितने का एक्सपेंस हो चुका है? 3,000 का। अब ऑफिस सप्लाईज कितने की बच गई भाई? हमारे पास ऑफिस सप्लाईज थी कितने की? ऑफिस सप्लाईज मौजूद थी हमारे पास, अल्लाह भला करे, कितने हज़ार की? 5,000 की। 5,000 रुपये में से हमारा कितना एक्सपेंस हो चुका है जी? 3,000 का तो एक्सपेंस हो चुका है। अब कितना बच गया हमारे पास ऑफिस सप्लाईज जनाब? 2,000 का। ठीक है जी। ऑफिस सप्लाईज के बाद देख लीजिएगा क्या कोई हमारे पास एक्रूड इनकम है? तो यस, 2019, 18, 16, 17 के बाद 2015 वो पहला ईयर है जिसमें एक्रूड इनकम भी है। और एक्रूड इनकम की दो नेचर होती हैं, यानी कि हमारी इनकम भी और रिसीवेबल भी है। तो हम क्या करेंगे? एक्रूड कमीशन को हमने इनकम स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड किया, 1,000 प्लस किया था। अब इसको हम बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से जी? कमीशन रिसीवेबल के नाम से। और कमीशन रिसीवेबल मैं कितना लिखूंगा जनाब यहाँ पर? 1,000 का। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब कोई और करंट एसेट मौजूद नहीं है। अब हम हेडिंग डाल रहे हैं कौन से एसेट की जी? नॉन करंट एसेट्स की। अब नॉन करंट एसेट में लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ऑटोमोबाइल है, प्लांट है, ये सब नॉन करंट एसेट कहलाते। जो सवाल में दिए हुए हों उसको बैलेंस शीट में रख दीजिएगा। तो हमारे पास सवाल में ना लैंड है, ना बिल्डिंग है, ना कोई मशीन है, बल्कि नॉन करंट एसेट में सिर्फ दो एसेट दिए हुए। एक एसेट हमारे पास दिया हुआ इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट की वैल्यू सवाल में हमारे पास दी हुई कितने लाख जनाब? 3 लाख। और देख लीजिएगा कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो मौजूद नहीं है हमारे पास इक्विपमेंट के ऊपर। तो हमारा इक्विपमेंट है 3 लाख रुपए का। अब देख लीजिए ट्रायल बैलेंस में या डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो मौजूद नहीं है। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट पे 25,000। और एक हमने डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का था जनाब? हमारे पास 5,000 का। तो भाई हम बैलेंस शीट में किस अमाउंट को लेकर आते हैं? ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दिया हुआ होगा यानी 25,000, और जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट का अमाउंट होगा यानी कितना बेटा? 5,000। पहले दोनों वैल्यू को प्लस कर लीजिए, यानी 25 में 5 को प्लस कर लीजिए तो आंसर कितना आएगा? 30,000। आप क्या करेंगे? टोटल अमाउंट को यानी इक्विपमेंट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, 25 प्लस 5,000 तो आंसर आएगा 30,000। तो इक्विपमेंट की वैल्यू बचेगी हमारे पास 2 लाख कितना जनाब? 70,000। अब इक्विपमेंट के बाद देख लीजिए कोई और फिक्स एसेट तो मौजूद नहीं है। तो एक फिक्स एसेट और मौजूद है हमारे सवाल में, और वो है हमारे पास बेटा क्या चीज़? फर्नीचर। और फर्नीचर हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कितने का? 1,73,000 का। हमारे तमाम एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है? वर्क करना है इक्विटी साइड पे। और इक्विटी साइड पे हम जानते हैं पहले क्या रिकॉर्ड होती है जनाब? लायबिलिटीज़
देयर आर द टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, सेकंड वन इज नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो पहले तमाम करंट लाइबिलिटीज़ को लिख लीजिएगा। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? क्या आपके पास अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल्स, बिल्स पेबल्स, अर्नड इनकम्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये सब हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो देखते हैं सवाल में क्या मौजूद है। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास जो लाइबिलिटी मौजूद है वो है सिर्फ अकाउंट्स पेबल। हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या चीज़ भी? अकाउंट्स पेबल। और अकाउंट्स पेबल हमारे पास कितने का मौजूद है? 1,70,000 का। तो अकाउंट्स पेबल 1,70,000। अकाउंट्स पेबल के बाद देखते हैं नोट्स पेबल मौजूद है, अगर होता तो लिखते। फिर देखते हैं कोई बिल्स पेबल है, अगर होता तो लिखते। फिर हम देखते हैं कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर वो भी होता तो लिखते हैं यहाँ पर। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद अब हम देखेंगे बेटा हमारे पास कोई अर्नड इनकम्स हैं, तो अर्नड इनकम्स भी हमारे पास मौजूद नहीं है। फिर हम देखते हैं कोई एक्रूड एक्सपेंस है हमारे पास, कोई पेएबल्स है हमारे पास। तो एक्रूड एक्सपेंस था हमारे पास, कौन सा एक्रूड एक्सपेंस था? हमने रिकॉर्ड किया था, सैलरीज एक्सपेंस 55,000 का रिकॉर्डेड था। फिर हमारे पास 5,000 का क्या लिखा हुआ है जनाब? यहाँ पर 5,000 का एक्रूड सैलरीज, यानी सैलरीज पेबल के नाम से रिकॉर्ड था डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। तो हमारे पास कोई अगर एक्रूड एक्सपेंस होगा तो उसे लेंगे, और एक्रूड एक्सपेंस था सैलरीज पेबल, और सैलरीज पेबल हमारे पास एक्रूड सैलरीज कितने का रिकॉर्ड होना जनाब? 5,000 का। ये इनकम स्टेटमेंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं कोई नॉन करंट लायबिलिटीज़ लाइक बैंक लॉन्स, लॉन्ग टर्म लॉन्स मौजूद है क्या? अगर होते तो हम इनको भी लिखते। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे किस चीज़ की जनाब? ऑनर्स इक्विटी की। ऑनर्स इक्विटी में हम सबसे पहले क्या रखते हैं? कैपिटल एट स्टार्ट, या जिसे सिंपल कैपिटल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल गिवन है, तो यस कैपिटल क्रेडिट साइड पे मौजूद है कितने का जनाब? 6 लाख का। कैपिटल को लाइन से पहले लिख लीजिए। अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम है या नेट इनकम आपको हुई तो आप इसे कैपिटल में प्लस करते हैं, और अगर लॉस होगा तो क्या करते हैं? कैपिटल से माइनस। तो हमारे क्वेश्चन में नेट इनकम है कितने की? 1,25,000 की। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में पहले ऐड कर देंगे किस चीज़ को? नेट इनकम को। और नेट इनकम हमारे पास जनाब कितने की हुई थी? 1,25,000। प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7,25,000। अब देखें सवाल में कोई ड्राइंग्स तो मौजूद नहीं है, तो हमारे पास मुस्तफ़ा ड्राइंग लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 7,25,000 में से क्या करते हैं बेटा? ड्राइंग को लेस करते हैं, और ड्राइंग है कितने की? 50,000। जब लेस करेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा, तो 725 में से 50,000 को माइनस कर लीजिए, आंसर आएगा 6,75,000। अब बेटा हमने दोनों साइड का सम करना, तो हमारा एसेट और इक्विटी साइड दोनों कैसे आने चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है जनाब। तो कितना होगा हमारे पास? एक और दो कितना हो गया? 3 लाख और एक 4 लाख। 4 लाख 4,000, 4 लाख 6 और 4 लाख 7,000। 4 लाख 7,000, 2 लाख 70 और 1 लाख 73,000। यानी इन तमाम का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास जो टोटल एसेट्स आएंगे वो आएंगे 8,50,000 के। ठीक है। और जब हम इक्विटी साइड का सम करेंगे तो इसका सम यानी टोटल जब इक्विटीज़ करेंगे तो टोटल इक्विटीज़ का सम भी हमारे पास कितना आएगा जी? 8,50,000। बाकी आप लोग कैलकुलेटर से अच्छे तरीके से सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। होपफुली कि आज जो आपको समझाया, ये जो आज वीडियो लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया गया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।